एबनॉर्मल साइकोलॉजी में अब हमने पढ़ लिया है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया क्या होता है। अब हम बात करते हैं सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में। सोमा मतलब होता है बॉडी, तो बॉडी से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर। अब सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर को हम मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो फिजिकल सिम्टम्स जो है एग्जिबिट करती है, लेकिन उसका जो कॉज होता है वो बायोलॉजिकल नहीं होता है। वो आप मेडिकली उनको आप नहीं बता सकते हैं कि इसका कॉज क्या है, क्योंकि जो इसका कॉज है वो लार्जली साइकोलॉजिकल होता है। तो सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर तब होता है जब एक इंसान एक्सपीरियंस करता है फिजिकल सिम्टम, बट उनको आप मेडिकली नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लार्जली साइकोलॉजिकल होते हैं, और साइकोलॉजिकल भी वो इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं करे जाते हैं, वो अपने आप हो जाते हैं, नॉट इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर जो है ये हो गए। अब ये जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म वो होता है जिसके जो एक ब्रॉड टर्म होता है उसके अंदर अलग अलग डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होती हैं। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप के और भी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जिसमें अलग अलग सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें आपको कोई बीमारी होती नहीं है या फिर बहुत माइल्ड होती है मगर आप बहुत ज़्यादा हर वक्त एंशियस रहते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा लेते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसमें आपको किसी ट्रॉमा की वजह से वो ट्रॉमा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी फिजिकल डिस्ट्रेस में। फैक्टिशियस डिसऑर्डर जिसमें इंसान जो है वो एग्जैजरेट कर लेता है अपने सिम्टम को ताकि लोग उसे केयर करें और उसे अटेंशन दें। डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले हम उसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एंशिएंट पीरियड में एक ग्रीक फिजिशियन थे जिनका नाम था हिपोक्रेट्स। उनको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। उन्होंने एक टर्म कॉइन करा, हिस्टेरिया। हिस्टेरिया एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है यूट्रस। तो इन्होंने बोला कि वो औरतें जो कि काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल सिम्टम्स जो एक्सपीरियंस करती हैं उनको होता है हिस्टेरिया। क्यों? क्योंकि उनके पास यूट्रस होता है और जिस वजह से यूट्रस में जो मूवमेंट होती है उस वजह से वो ये इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है वो एक्सपीरियंस करती हैं। तो हिस्टेरिया उन्होंने टर्म कॉइन करा जिससे सिर्फ विमेन सफ़र करती थी, और इसमें उन्होंने ऐसा सोचा कि यूट्रस की मूवमेंट की वजह से ये सारे जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी ये सारे सिम्टम्स होते हैं। मॉडर्न डे में हिस्टेरिया मतलब होता है कि कोई सा भी जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो भी आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है वो होता है। पहले कोई भी आदमी इस चीज़ से डायग्नोज नहीं होता था, लेकिन अब ये एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है। अब है 18th और 19th सेंचुरी में फिजिशियंस जो हैं वो टर्म कॉइन करने लग गए न्यूरोसिस, जिनका फिजिकल सिम्टम्स होते थे बट कोई भी मेडिकल उसका कॉज नहीं होता था। फिर फ्रॉइड ने एक टर्म कॉइन करा, हिस्टेरिकल न्यूरोसिस, जो कहता है कि आप फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ योर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिजॉल्व नहीं हुए होते हैं और इस वजह से आपको फिजिकल सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं। फिर 20th सेंचुरी में DSM-2 आया और फिर उन्होंने हिस्टेरिकल न्यूरोसिस ये टर्म कॉइन करा। इसके बाद इसको रीनेम कर दिया गया DSM-3 में सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, और अब जो लेटेस्ट है DSM-5 उसमें उनको बोलते हैं सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, जिनको हम पढ़ रहे हैं। तो सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर जो है उसके अंदर अलग अलग और सब टाइप्स होते हैं इन मिलते जुलते डिसऑर्डर्स के, उनको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसका प्रेवलेंस और कौन सी एज में इसका ऑनसेट होता है और कौन से जेंडर जो हैं वो ज़्यादा इससे सफ़र करते हैं। तो प्रेवलेंस है 5 to 7% पाया जाता है जनरल पॉपुलेशन में, और अगर हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो सोमैटिक सिम्टम जो है वो पाया जाता है 5 to 7%, इलनेस एंजाइटी जो है वो 1 to 3%, कन्वर्जन डिसऑर्डर लगभग 2 या 5 लोग सफ़र करते हैं 1 लाख लोगों में, और फैक्टिशियस डिसऑर्डर जो है वो होता है ना एग्जैजरेटेड, जिसमें आप कर देते हैं, जिसमें अटेंशन के लिए और केयर के लिए, तो ये जो है ये काफ़ी रेयर होता है और आप इनको एग्जैक्ट आप मेजर भी नहीं कर सकते हैं। फिर है जेंडर डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो वुमेन जो हैं वो ज़्यादा सफ़र करती हैं इनसे, मोर कॉमन इन फीमेल्स, 2 to 10 टाइम्स मोर लाइकली होती हैं फीमेल इससे सफ़र करने के लिए, और वो रिपोर्ट करती हैं ज़्यादा इंटेंस बॉडीली सेंसेशन। फिर है कि इलनेस एंजाइटी जो है वो इलनेस एंजाइटी से दोनों जेंडर जो है वो इक्वली सफ़र करते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर से जो है विमेन जो है वो 79 विमेन ज़्यादा सफ़र करती हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है विमेन में ज़्यादा पाया जाता है, ऑलमोस्ट 70 to 90% केसेस में विमेन होती हैं, और फैक्टिशियस डिसऑर्डर जो है वो भी विमेन में स्लाइटली ज़्यादा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉमन कोमॉर्बिडिटी के बारे में। कोमॉर्बिडिटी मतलब होता है ऐसी बीमारियाँ जो आप जिस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उसके साथ आपको हो जाती हैं, जैसे
अगर आप सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में से किसी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं तो किन किन बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो ये सारे कुछ और डिसऑर्डर्स हैं जो कोमॉर्बिड होते हैं अलॉन्ग विद सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अब हम एक एक डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जैसे हमने पहले पढ़ा ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल में, लगभग 5 to 7% पॉपुलेशन में पाया जाता है। वन और मोर डिस्ट्रेसिंग फिजिकल सिम्टम एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद फिजिकल सिम्टम एक्सपीरियंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके बाद जो एक्सेसिव थॉट और एक्सेसिव वरी है उसको लेके कि मुझे क्या हो गया है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसको प्रॉब्लमैटिक बनाती हैं। सिम्टम जो है वो रियल होते हैं, मगर जो इंसान का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी एग्जैजरेटेड और डिसप्रोपोर्शनेट होता है। DSM-5 के कुछ क्राइटेरिया हैं ये डायग्नोज करने के लिए कि आप सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। पहला है 1 और मोर सोमैटिक सिम्टम। आपको कोई पेन होना चाहिए, फटीग या कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कोई प्रॉब्लम या न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। दूसरा, एक्सेसिव वरी। इंसान जो है जब वो एक्सेसिव वरी करता है काफ़ी उस चीज़ के बीमारी के बारे में डॉक्टर से जाके पूछना, हर बार अपॉइंटमेंट लेना, डॉक्टर से चेकअप करवाना, खुद गूगल पर उस बीमारी के बारे में रिसर्च करना कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ये क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, ये सब चीज़ें। और तीसरा है ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि क्या क्या इनका क्लिनिकल पिक्चर क्या है। सोमैटिक क्लिनिकल पिक्चर में बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेन होना, थकावट होना और फटीग होना, नॉशियस फील करना, वॉमिटिंग जैसा, ब्लोटिंग होना, हेडेक होना, बॉडी एक होना, चक्कर से आना। दूसरा है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हर वक्त डरे रहना कि अरे अरे मुझे कुछ बीमारी हो जाएगी, क्या पता ये जो यहाँ दर्द है ये अर्ली साइन हो किसी बड़ी बीमारी का, किसी सीरियस इलनेस का। इमोशनल डिस्ट्रेस, पूरे टाइम इमोशनली डिस्ट्रेस्ड रहना कि अगर मुझे बीमारी हो गई तो क्या होगा, और फिर सारे वो नेगेटिव सिनेरियोज जो है वो इमेजिन करना। और बिहेवियरल सिम्टम्स में आ जाते हैं डॉक्टर शॉपिंग करके एक चीज़ होती है जिसमें आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बोलता है सब ठीक है, फिर आपको लगता है नहीं नहीं इनको नहीं पता है, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये जो डॉक्टर चेंज करना है उसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज, कि क्या कॉज कर रहा है इस बीमारी को। इसमें हम बात करते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल के बारे में, बायोलॉजिकल कॉजेज, साइकोलॉजिकल कॉजेज और सोशल कॉजेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला पॉइंट है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू पेन सेंसिटिविटी। अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटिव है पेन को लेके, तो आपको थोड़ा सा भी पेन होगा तो आपको लगेगा कि ओह कितना पेन हो रहा है। पेन जो है वो की फीचर है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में, जिसमें बैक पेन, एब्डोमिनल पेन, नेक पेन, हेडेक, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब है दूसरा ब्रेन रीजन जो कि इन्वॉल्व होता है इंटेरोसेप्शन में। इंटेरोसेप्शन का मतलब होता है ये बॉडी अवेयर कब होती है कि हाँ मुझे यहाँ पर ये दर्द हो रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मेरा पेट भर गया है, ये सब। इंटेरोसेप्शन का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ बॉडी की इंटरनल स्टेट क्या है। और अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो आपकी बॉडी में ज़रा सा भी कुछ हो रहा होगा तो ये हो जाएंगे कि हाँ कुछ तो हुआ है। इंटेरोसेप्शन में इन्वॉल्व जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला, और भी जो है रीजन इन्वॉल्व होते हैं, बट ये हैं आपके। जिन लोगों में सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर होता है उनका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, जैसे ही वो कोई स्ट्रेस सिचुएशन होती है तो आपकी बॉडी जो है फटाफट से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और बॉडी जो है वो स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर हो जाती है, ज़्यादा तेज़ हार्ट बीट हो जाती है, आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर हर छोटी छोटी चीज़ों में आपकी बॉडी जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी तो आप हर वक्त स्ट्रेस रहेंगे, आपको हर वक्त एंजाइटी होगी, ये सब चीज़ें। इसके अलावा सोमैटिक एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, मतलब बॉडी जो है वो हर सटल मूवमेंट को जिनको हम नॉर्मली नोटिस भी नहीं करते हैं उनको काफ़ी एम्प्लीफाई कर देती है कि कुछ मुझे बॉडी में चेंज हुआ है, कोई मुझे छोटा सा पेन हुआ है और फिर आपको लगता है कि अब इससे पता नहीं क्या होगा, ये दर्द जो है इससे मेरे को कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, और ये सब चीज़ें। ये होगा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन कहलाता है, इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो स्ट्रेस हार्मोन में यूज़ होते हैं, गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी को काम डाउन करने के लिए यूज़ होता है, ये सारी जो हार्मोन्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनके एबनॉर्मलिटी के कारण, इनके इम्बैलेंस के कारण जो है वो आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा प्रोन होती है कि वो हर सटल मूवमेंट को जो है वो परसीव करें कि ये एक थ्रेट है, इससे कोई बीमारी हो जाएगी, ये सब चीज़ें।
ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। साइकोलॉजिकल फैक्टर में पहला पॉइंट है कैटास्ट्रोफिक मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रेट करना मतलब कि गलत समझ लेना, और कैटास्ट्रोफिक मतलब कि बहुत ही ह्यूज, कुछ बहुत बुरा। जैसे ही मान लेते हैं कि जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करता है मे बी खांसी, तो उसको लगता है कि मुझे एज़मा हो गया है या लंग कैंसर हो गया है, या फिर ज़रा सा लेफ़्ट साइड में दर्द होता है तो फिर आपको हार्ट अटैक आने लग रहा है, आपको ज़रा से भी पैल्पिटेशंस होने लग जाती हैं। अब ये जो है ना, ये एक साइकिल में काम करता है। सबसे पहले पेशेंट को लगता है कि मुझे कुछ बहुत सीरियस बीमारी हो रही है, इस वजह से उसकी एंजाइटी बढ़ती है। एंजाइटी की वजह से उसके जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो स्ट्रेस मोड में चली जाती है। वो सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका ये बिलीफ जो है वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ देखा, मैंने बोला था तो अब मुझे हो रहा है, देखो 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 कितनी सिचुएशन जो है वो एग्जैजरेट होती जा रही है। फिर ये जो बिलीफ है ये कंफर्म होता है, फिर वो वापस और सोचता है, एंजाइटी और बढ़ती है, सिम्टम्स और बढ़ते हैं, और ये जो साइकिल है ये स्ट्रेंथन होता रहता है। इससे क्या होता है कि सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है। अगला है लर्नड इलनेस बिहेवियर। लर्नड इलनेस बिहेवियर में क्या होता है कि जो बच्चे या जो बड़े होते हैं वो जो है वो ऐसे बिहेवियर जो है वो करने लग जाते हैं जिससे उनको ये ना लर्नड होता है, मतलब कि ये आप सीखते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा जो है वो नोटिस करता है कि अगर मैं बीमार होता हूँ तो लोग मुझ पर बहुत ध्यान देते हैं, तो फिर वो ऐसे ही एक्ट करता है कि वो बीमार है, या फिर कई बार एक्ट नहीं भी करता है तो ऐसा होते होते जो है ना ये ऐसे ही होने लग जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ हाँ देखो मेरे को कितनी सारी चीज़ें हो रही है। फिर वैसे करते हैं, फिर सारे लोग जो हैं उसको बहुत अटेंशन केयर देते हैं। कई बार काम नहीं करने बोला जाता है आपके जो कई बार ये कोपिंग मैकेनिज्म भी होता है। अगर आप मान लेते हैं ऑफिस में आपको बहुत सारा काम है, लेकिन अगर आप बीमार फील कर रहे हैं, फिर आप बीमारी की तरह कर रहे हैं, तो फिर आप उन कामों से उनसे भी आपको एस्केप मिल जाता है। फिर है लो टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी। अब हर बार आपको कोई सिम्टम हुआ है तो तुरंत जो है वो डॉक्टर नहीं बता सकता है कि आपको कोई सीरियस बीमारी है या नहीं है। अब ये जो है या नहीं है के बीच में ये जो इंसान होता है वो पूरा रिसर्च कर लेता है कि यहाँ हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या कर सकते हैं, गूगल पर सर्च करके देख लेते हैं, किसी एआई से पूछ लेते हैं क्या हुआ, किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है इनकी जो हाइपर विजिलेंस बोलते हैं इसको, कि वो हाइपर विजिलेंट होते हैं। ज़रा से भी कोई सटल चीज़ हुई तो कि हाँ क्या हो सकता है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है उसके लिए टॉलरेंस नहीं होती है उनकी, कि आप मुझे साफ साफ बता दो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मुझे उसका कुछ देखना होगा। लेकिन डॉक्टर जो है वो साफ साफ नहीं बता सकते आपको तुरंत। और लास्ट है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या होता है कि ज़रा सा आपको कुछ हुआ, आप अपनी मर्जी से ही बोलने लग जाते हैं कि नहीं नहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद मी, मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे वो बीमारी हो गई है। कॉन्स्टेंटली जब आप इस चीज़ को अफर्म करते रहेंगे कि हाँ मुझे ये हुआ है, हाँ मुझे हुआ है, फिर आप ग्रेजुअली उस चीज़ को फील भी करने लग जाते हैं कि हाँ सच में ही ऐसा हो रहा है, सच में ऐसा हो रहा है ना। फिर हम बात करते हैं अब सोशल फैक्टर्स के बारे में। सोशल फैक्टर में आ जाते हैं, पहला है फैमिली रीइंफोर्समेंट। फैमिली रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि अगर फैमिली मेम्बर जो हैं वो कॉन्स्टेंटली बात करते हैं इलनेसेस के बारे में और कैसे उनको बीमारी होने से डर लगता है और ये सब चीज़ें, तो जो पेशेंट है वो भी इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है कि हाँ हाँ देखा देखा मुझे भी लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी हो गई और ऐसे करके। और इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा और इलनेस। अगर बचपन में कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस करा है या कुछ अब्यूज़ हुआ है तो उसकी वजह से भी ये इतना जो इंसान डरा हुआ होता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, ये हमने बात कर लिया सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के बारे में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो अगला है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। इसको पहले बोलते थे कन्वर्जन डिसऑर्डर, मगर इसको रीनेम करके कर दिया है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, बट ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। अब इसमें पर्सन जो है वो डेवलप करता है न्यूरोलॉजिकल लाइक सिम्टम, मतलब कोई फिजिकल बीमारी जो है वो एग्जिबिट करता है, बट उसको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता है किसी और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के थ्रू। जैसे कि अगर किसी इंसान को नहीं दिख रहा है तो उसका जो ऑप्टिक नर्व है वो नहीं काम कर रहा होगा, या फिर अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो ऑडिटरी नर्व नहीं काम कर रहा होगा, या जो कॉक्लियर हेयर है वो बंद हो गई होंगी, ख़त्म हो गई होंगी, या कुछ भी ऐसा। बट यहाँ पर जो है वो बीमारी तो एग्जिबिट हो रही है कि हाँ ये सिम्टम्स हैं, दिख नहीं रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है या सीजर लाइक एपिसोड्स हो रहे हैं कुछ भी, बट उसके पीछे का बायोलॉजिकल कॉज जो है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और एक और चीज़ है कि इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं करी जाती है कि आपने सोचा कि मुझे बीमारी हो जाए और हो जाए। पर्सन जो है वो डेवलप कर लेता है, बट इसका कोई भी मेडिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं मिलता है। DSM-5 क्राइटेरिया में हम समझते हैं, इसमें 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं। सबसे पहला कि इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा जो है वो सिम्टम होने चाहिए जो कि आपकी वॉलंटरी मोटर और सेंसरी मूवमेंट को जो है वो अफेक्ट करें।
वीकनेस हो गया, पैरालिसिस हो गया, ट्रेमर, या फिर कोई स्वॉलोइंग सिम्टम हो गया, बोलने में कोई सिम्टम हो गया, अटैक, पैनिक अटैक्स जैसी चीज़ें होती है ना, सीजर्स होते हैं, ये हो गया, या फिर स्पेशल सेंसरी सिम्टम जैसे कि हियरिंग प्रॉब्लम्स या फिर विजन में इशू। फिर है दूसरा, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन सिम्टम एंड रिकॉग्नाइज मेडिकल कंडीशन। सिम्टम जो है वो हमें नज़र आ रहा है, मगर उसके पीछे जो मेडिकल कंडीशन है वो जो है उनके बीच में मैच नहीं हो रहा है। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में, तो क्लिनिकल सिम्टम में हम 3 तरीके के सिम्टम पढ़ेंगे। पहला है मोटर सिम्टम, फिर है सेंसरी सिम्टम और सीजर लाइक सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स में हम बात करते हैं मूवमेंट से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में। पहला है फंक्शनल वीकनेस या पैरालिसिस। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पाती है डिस्पाइट उसका कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं है। पहला है मोनोप्लीजिया। मोनोप्लीजिया में क्या होता है, मोनो माने 1, एक लिम्ब जब अफेक्टेड होता है, एक हाथ, एक पैर, कुछ भी। हेमीपैरालिसिस में क्या होता है, 1 साइड ऑफ द बॉडी, पूरी एक साइड, लेफ्ट या राइट में कोई एक साइड ऑफ द बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है, मूव नहीं कर पाती है। और या फिर एंटायर बॉडी, ये जो है जब आप मान लेते हैं ये लिम्ब पैरालाइज है, तो जब इस लिम्ब को मूव करने की कोशिश करेंगे पूरे अटेंशन के साथ कि ये मूव हो, तो जो है ये वर्सन होता है और अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन जब ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, तब ये लिम्ब जो है वो थोड़ा मूव कर सकता है। अगला है फंक्शनल मूवमेंट। फंक्शनल मूवमेंट में आ जाता है पहला ट्रेमर, बॉडी एकदम से जो है वो ट्रेमर करने लग जाती है। दूसरा है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया में क्या होता है कि अपने आप ही बॉडी का कहीं कहीं पर एबनॉर्मल पोस्चर हो जाता है, जैसे अपने आप ही कलाई मुड़ जाती है, अपने आप ही जो है वो फुट इन्वर्जन हो जाता है, पैर ऐसे हो जाएंगे, रिस्ट जो है वो ट्विस्ट हो जाएगा, ये जो है वो एकदम सडनली अपीयर करते हैं। फिर बात करते हैं हम गेट डिस्टर्बेंसेस के बारे में। तो गेट मतलब होता है वॉकिंग, और यहाँ पर एस्टेसिया एबेसिया के बारे में बात करते हैं, जिसमें इंसान जो है ना वो सीधा, जैसे हम जो है वो सीधा सीधा चलते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो अपने आप स्वे कर रही होती है, अपने आप जैसे बैलेंस नहीं बनता है तो ऐसे पैर मूव करने लग जाते हैं, फिर वो गिर भी जाते हैं। फिर है फंक्शनल वीकनेस गेट। इसमें जो है कि लेग जो है ना वो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है लेग के अंदर कि वो बॉडी वेट कैरी कर पाए, तो वैसे ड्रैग करके चल रहे होते हैं। फिर है नी बकलिंग गेट। नी बकलिंग में क्या होता है कि दोनों नीज जो है वो एकदम से बकल कर जाते हैं एक दूसरे में, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेडली वो गिरते नहीं है, वो फिर भी अपना बैलेंस जो है वो बना के रखते हैं और फिर चल लेते हैं। फिर है स्पीच। स्पीच में आ जाता है एफोनिया, जिसमें क्या होता है कि उनकी आवाज़ जो है ना वो विस्पर जैसी हो जाती है। इवन दो वोकल कॉर्ड्स जो है वो इंटैक्ट हैं, वो पूरा नॉर्मली बोल सकते हैं, बट फिर भी उनकी आवाज़ जो है एकदम विस्पर के जैसे आती है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। ये सारी बीमारियां जो है ना वो होता है, इसमें ज़्यादातर जो इसका चांस है वो होता है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ अब्यूज़ या कुछ नेग्लेक्ट या कुछ भी ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही होती है, जिस वजह से बॉडी जो है वो क्या करती है, उस स्ट्रेस को मैनिफेस्ट करवा देती है किसी फिजिकल सिम्टम के थ्रू, ताकि वो स्ट्रेस रिलीज़ हो बॉडी से। तो फिजिकल सिम्टम्स में आ जाते हैं, जैसे कि भूल भुलैया में होता है ना कि वो जो एक लड़की होती है वो बचपन में कुछ भूत जैसा देख लेती है या मंजुलिका देख लेती है, तो फिर वो चुप हो जाती है, मूक हो जाती है, म्यूट हो जाती है ना, तो वो आ जाता है इसमें। सबसे डिस्फोनिया है। डिस्फोनिया में क्या होता है कि एकदम अलग ही अजीब सी आवाज़ हो जाती है, डिस्पाइट वोकल कॉर्ड सही हैं लेकिन फिर भी अजीब सी एक अनयूजुअल आवाज़ हो जाती है। फिर है फंक्शनल स्टटरिंग, कि स्टटर करने लग जाते हैं, पहले सब कुछ ठीक था मगर एकदम सब स्टटर करने लग गए। और है म्यूटिज्म, सेसेशन ऑफ स्पीच, बिल्कुल ही म्यूट, एक भी शब्द नहीं, कोई आवाज़ नहीं, जबकि वोकल कॉर्ड सही हैं। और लास्ट बात करते हैं फंक्शनल स्वॉलोइंग, स्वॉलो करने में प्रॉब्लम, चोकिंग जैसी फीलिंग का आना, ये सब हो जाते हैं। तो ये सारे हो गए मोटर सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे सेंसरी सिम्टम्स के बारे में। सेंसरी सिम्टम के बारे में हमने मोटर सिम्टम समझ लिए हैं, अब हम बात करते हैं सेंसरी सिम्टम्स में। तो सबसे पहला है फंक्शनल सेंसरी लॉस, एनेस्थीसिया बोलते हैं इसे, जिसमें क्या होता है मिड लाइन स्प्लिटिंग, मतलब बॉडी की जो एक साइड होती है वो बिल्कुल नम हो जाती है, उसमें आप कुछ भी फील नहीं कर सकते हैं। दूसरा है पैरेस्थीसिया और डायस्थीसिया। इसमें क्या होता है, ऐसे टिंगलिंग, पिन चुभने जैसे या नीडल चुभने जैसी जो फीलिंग होती है। और इसमें क्या होता है कि काफ़ी परसिस्टेंट और अनप्लेजेंट और काफ़ी पेनफुल फीलिंग होती है, जैसे जलने की फीलिंग या फिर कुछ बहुत ज़्यादा चुभने की, या फिर जैसे स्टैबिंग की फीलिंग होती है ना, चाकू मारने की फीलिंग, या जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक की फीलिंग। ठीक है, यहाँ से हम बात कर रहे हैं सेंसरी इनपुट्स के बारे में, सेंसेशंस के बारे में। फिर है विजुअल सेंसेशन, फंक्शनल ब्लाइंडनेस, जिसमें इवन दो सारी चीज़ें जो हैं, आँखें ठीक है, ऑप्टिकल नर्व ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी दिख नहीं रहा है, फंक्शनल ब्लाइंडनेस।
दूसरा है विजुअल फील्ड कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि आपका जो टनल विजन बोलते हैं इसको, इसमें क्या होता है कि आपको जो पेरिफेरल विजन होता है ना वो नहीं दिख रहा होता है। होता क्या है कि जब आप वो कुछ काम कर रहे होते हैं तो साइड में जो हो रहा होता है वो भी आपको पेरिफेरल विजन में दिख रहा होता है, बट यहाँ पर पेरिफेरल विजन जो है वो नहीं काम करता है और आपको सिर्फ सामने का दिखता है। इसको हम बोलते हैं टनल विजन। अगला है ब्लर्ड विजन। ब्लर्ड विजन में क्या होता है कि विजन जो है वो हल्का सा ब्लरी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं ऑडिटरी सेंसेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि सडन हियरिंग लॉस, एकदम से आप मान लेते हैं टीवी देख रहे हैं और एकदम से आपको कुछ सुनाई नहीं देने लग गया। इसके अलावा है मफल्ड या फिर डिस्टेंट साउंड। आप किसी से बैठ के बात कर रहे हैं मगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इंसान, जैसे जब पानी में होते हैं तब आवाज़ होती है ना, या फिर जैसे दीवार के उस पार हैं तो जैसी आवाज़ होती है, मफल्ड साउंड वैसी आवाज़ है। जबकि इंसान आपके सामने बैठा है और कोई और डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसकी आवाज़ जो है वैसी लग रही होती है जैसे कहीं दूर से आवाज़ आ रही हो। फिर है जिसमें आपको फीलिंग होती है जैसे कि कान में कुछ रिंग कर रहा है, जैसे कुछ बज़ करके साउंड हो गया या कुछ क्लिंक करके साउंड हो गया, कुछ भी ऐसे अजीब साउंड। और इसके अलावा है सेंसिटिविटी टू साउंड। कई बार क्या होता है कि बॉडी जो है ये ओवरली सेंसिटिव हो जाती है कुछ साउंड्स को लेकर। हो सकता है कि कोई नॉर्मल साउंड था और एकदम से आपको बहुत ज़्यादा हाइटेंड रिस्पॉन्स आप उस पर देते हैं, क्योंकि बॉडी जो है उस पर बहुत ज़्यादा हाइटेंड रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि उनके लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा साउंड हो जाता है, इतना कि पेनफुल होता है बॉडी के लिए, है ना, वे टू लाउड और पेनफुल। तो हमने बात कर ली है मोटर सिम्टम्स के बारे में और सेंसरी सिम्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं सीजर लाइक सिम्टम्स के बारे में। सीजर जो है वो जनरली हमें देखने को मिलते हैं एपिलेप्सी में। उसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो ढंग से काम नहीं करते हैं, फायरिंग हो जाती है जिस वजह से सीजर्स होते हैं। बट यहाँ पर एज सच ब्रेन में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है, मगर फिर भी सीजर लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें एसिंक्रोनस लिम्ब मूवमेंट होती है, आईज जो है वो टाइटली शट हो जाते हैं, जबकि जो एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं उसमें आंखें जो है वो पार्शली या पूरी खुली होती हैं। फिर है पेल्विक थ्रस्टिंग होती है, साइड टू साइड हेड मूवमेंट, और ये ज़्यादा लॉन्गर लास्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एपिलेप्टिक सीजर्स। ठीक है, ये सारी बातें हो गई फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में।